हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दिस चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑर्डर 9 सीपीसी का। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्डर है सीपीसी का। तो आज हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, फ़िलहाल हम ऑर्डर 5 तक तो कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद के ऑर्डर हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाना चाहता हूँ कि जितने ज़्यादा जल्दी जल्दी अपन एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन उठा सकते हैं उतने उठा सकते हैं। तो मैं अभी ऑर्डर 9 आपके लिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ऑर्डर 9 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं भाई एग्ज़ाम में। हर जब भी आप एग्ज़ाम में जाओगे तो कोई भी जुडिशरी एग्ज़ाम में ले लो तो ऑर्डर 9 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए तो सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि ऑर्डर 5 के बाद में जो 6 और 7 और 8 के बाद सीधा मैं 9 ही शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, ये हम बाकी बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए ऑर्डर 9 हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऑर्डर 9 किस बारे में बात करता है? ऑर्डर 9 हमारा बात करता है कि पक्षकारों की उपसंजाति और उनकी अनुपसंजाति के परिणाम क्या होंगे। मतलब कि कोई पक्षकार न्यायालय में हाजिर है, उपसंजात मतलब होता है हाजिर होना, और अनुपसंजात मतलब होता है हाजिर नहीं है। यदि कोर्ट में हाजिर है तो क्या परिणाम निकलेंगे, और यदि कोर्ट में नहीं है हाजिर तो उसके क्या परिणाम निकलते हैं सिविल सूट में, वो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया कोर्ट बेयर एक्ट की लैंग्वेज, और ये मेरी हो गई ईजी तरीके से लैंग्वेज समझाने की। ठीक है, ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। ऑर्डर 9 हमारा रूल 1 हमारा क्लियरली कहता है कि प्रतिवादी को उपस्थित होने और उसका उत्तर देने के लिए जो दिन निर्धारित किया गया था उस दिन पक्षकारों की हाजिरी। ठीक है, समझो क्या है कि इस नियम के अनुसार जिस दिन समन में प्रतिवादी को अदालत में उपस्थित होने और उत्तर देने के लिए कहा गया है उस तारीख को दोनों पार्टी, प्लेंटिफ यहाँ पर डिफेंडेंट, न्यायालय में हाजिर होना होगा। क्या समझ में आया कि जब डिफेंडेंट को जिस तारीख को बुलाया गया है, जैसे कि 1 अप्रैल को उसको बुलाया गया है, ठीक है, तो दोनों पार्टियों को उस तारीख को हाजिर होना पड़ेगा। प्लेंटिफ और डिफेंडेंट को न्यायालय में हाजिर होना होगा। ठीक है, सेकंड हमारा कहता है कि मैंने यहाँ पे पॉइंट बना दिए ताकि इजी हो जाए, वैसे कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं पूरा जो ओरिजिनल बेयर एक्ट में लिखा हुआ है वो मैं साथ में लगा देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ये पॉइंट मैं इसलिए बना देता हूँ ताकि याद जल्दी हो जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा कहता है कि जो पार्टी हैं वे पर्सनली खुद आ सकती हैं या फिर अपने वकील को भेज सकती हैं के माध्यम से हाजिर हो सकते हैं। ठीक है, पार्टी को जिस दिन डिफेंडेंट को ऑर्डर दिया गया है कि आपको 1 तारीख को हाजिर होना है, या तो दोनों पार्टी हाजिर हो जाएं, ठीक है, या फिर खुद आ जाएं या फिर अपने वकील को भेज दें। ठीक है, थर्ड पॉइंट कहता है कि यदि दोनों पक्ष उपस्थित होते हैं तो मुकदमे की सुनवाई उसी दिन से शुरू हो जाएगी भाई। ठीक है, दोनों पार्टी उस दिन जिस दिन हाजिर हो जाती हैं उस दिन से कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हमारा कह देता है कि यदि न्यायालय में आवश्यक लगता है न्यायालय को तो वह सुनवाई किसी अन्य दिन के लिए एडजर्न कर सकता है, स्थगित कर सकता है कि भाई आज नहीं हो पाएगा, हम 3 तारीख से स्टार्ट करेंगे, तो वो कर सकता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल समझ लो तो कि पूरा रूल ही क्लियर हो जाएगा भाई आपका। रूल क्या कहता है कि राम ने श्याम के खिलाफ सूट फाइल किया है, सिविल सूट। न्यायालय ने श्याम को 5 अप्रैल को हाजिर होने के लिए आदेश दिया है। ठीक है भाई, आपको 5 तारीख को हाजिर होना है। तो श्याम को और राम को दोनों को न्यायालय में उस तारीख को शुरू, यानी कि न्यायालय मुकदमे की सुनवाई जो अदालत मुकदमे की सुनवाई शुरू करेगी, दोबारा पढ़ते हैं भाई, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया। यदि श्याम और राम दोनों उपस्थित होते हैं तो न्यायालय मुकदमे की सुनवाई शुरू कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कहता है कि यदि न्यायालय को आवश्यक लगता है तो वह सुनवाई को आगे की तारीख को टाल सकता है कि भाई आज पॉसिबल नहीं है, मैं 6 तारीख से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो ऐसा कोर्ट कर सकता है। तो यहाँ पर रूल 1 क्लियरली सिंपल सा कहता है कि जिस दिन डिफेंडेंट को हाजिर होने के लिए कहा जाएगा उसी दिन दोनों पार्टियों को न्यायालय में हाजिर होना होगा। यदि दोनों पार्टी नहीं आ सकती हैं तो वो अपने वकील को भी भेज सकते हैं, खुद भी आ सकती हैं और वकील को भी भेज सकती हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा कह देता है कि यदि दोनों पार्टी उपस्थित होंगी तो उसी दिन से सुनवाई शुरू हो जाएगी सिविल सूट की। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हमारा कहता है लेकिन यदि न्यायालय को आवश्यक लगता है तो वह सुनवाई को एडजर्न कर सकता है किसी और दिन के लिए कि भाई 5 तारीख को पॉसिबल नहीं है, मैं 9 को करूँगा, तो ये कोर्ट कर सकता है। ठीक है, ऑर्डर 9 का रूल 1 हमारा क्लियर होता है। ठीक है, अब रूल 2 पे बात करते हैं। रूल 2 हो गया, रूल 2 बात करता है, ये तो बेयर एक्ट की लैंग्वेज हो गया, ये अपना हो गया। ठीक है, रूल 2 हमारा कहता है वाद का खारिज कर दिया जाना, यानी कि सूट डिसमिस कर दिया जाएगा भाई।
कब कर दिया जाएगा वो देखो, जहाँ वादी द्वारा खर्चे ना देने के कारण समन तामील नहीं हो पाई है। किस कारण से? वादी ने भाई साहब खर्चे नहीं दिए कोर्ट को, और उस कारण से कोर्ट ने समन नहीं भेजा, तो उस कारण से कोर्ट आपका जो सिविल सूट है उसको खारिज कर सकता है। समझो कब करेगा? यदि निर्धारित तिथि 5 तारीख को बुलाया गया था डिफेंडेंट को, मान लीजिए निर्धारित तिथि पर पाया जाता है कि वादी ने कोर्ट फीस नहीं दी थी, डाक शुल्क यानी कि पोस्टल चार्ज जमा नहीं किए थे, का भुगतान ना करने के कारण, या फिर ठीक है, एक तो रीज़न ये हो गया कि कोर्ट फीस नहीं दी है, पोस्टल चार्ज नहीं दिया है। दूसरा रीज़न है कि ऑर्डर 7 के नियम 9 यानी कि ऑर्डर 7 के नियम 9 के तहत आवश्यक वाद प्रतियां यानी कि प्लेंट की जो कॉपी है वो क्या है, वादी ने प्रस्तुत करने के कारण प्रतिवादी को समन की तामील नहीं हो पाई, उसने नहीं जमा किए, तो न्यायालय मुकदमे को खारिज यानी कि डिसमिस कर सकता है। यहाँ पर 2 रीज़न आपको ध्यान रखने हैं, सिर्फ कोर्ट फीस नहीं है और डाक शुल्क नहीं जमा की गई है, तो उस केसेस में सूट फाइल जो सूट है आपका सिविल सूट वो खारिज हो जाएगा। सेकंड हमारा कहता है कि ऑर्डर 7 और नियम 9 यानी कि ऑर्डर 7 रूल 9 के तहत जो वाद की कॉपी है को प्रस्तुत ना करने के कारण डिफेंडेंट को समन की तामील नहीं हो पाई है, उस कारण से आपका जो सूट है वो खारिज कर दिया जाएगा। लेकिन एक एक्सेप्शन भी है कि भाई सूट खारिज नहीं किया जाएगा। कब नहीं किया जाएगा? जब जो डिफेंडेंट है वो खुद या फिर अपने एजेंट के माध्यम से निर्धारित तिथि यानी कि कोर्ट ने 5 तारीख को बुलाया था, 5 तारीख को खुद अपने आप आ जाता है, भाई उसको समन तो भेजा ही नहीं गया था, लेकिन वो खुद आ जाता है, तो मुकदमे की तारीख जो मुकदमे को डिसमिस नहीं किया जाएगा, जो सिविल सूट है आपका डिसमिस नहीं किया जाएगा। वो खुद कैसे आ रहा है? खुद ऐसे आ जाएगा कि भाई जो वादी हो गया, वादी ने खुद बोल दिया उसको कि भाई तेरा सूट मैंने फाइल कर दिया तेरे अगेंस्ट में, तेरे को आना पड़ेगा, ठीक है, नोटिस वगैरह शायद उसको गया हो, तो इस कारण से वो खुद आ जाता है, तो उस केसेस में आपका जो सिविल सूट है वो खारिज नहीं किया जाएगा। और यदि इस रीज़न से, ये दोनों रीज़न से अगर कोई सिविल सूट का जो समन है नहीं भेजा गया तो उस कारण से डिफेंडेंट नहीं आया है, तो उस रीज़न से इसका आपका जो सिविल सूट है वो डिसमिस कर दिया जाएगा। ये सिंपल से 2 रूल थे। अब इसका एग्जांपल समझ लो कि भाई भूलोगे नहीं। फर्स्ट एग्जांपल है, राम ने क्या किया है, राम ने श्याम के खिलाफ एक सिविल सूट दायर किया, लेकिन राम ने कोर्ट फीस जमा नहीं की है या फिर पोस्टल चार्ज जमा नहीं किए हैं, जिसके कारण से समन श्याम तक नहीं पहुंचा है। इस सिचुएशन में क्या है, न्यायालय मुकदमे को खारिज कर सकता है यदि चाहे तो। सेकंड समझो क्या है कि यदि राम ने मुकदमा दायर किया लेकिन वाद की प्लेंट की जो कॉपी है, प्लेंट की कॉपी क्यों दी जाती है वो मैंने पहले बताया, और ऑर्डर में रूल में जो हम ऑर्डर 5 पढ़ रहे थे कि भाई जो प्रतिवादी डिफेंडेंट को पता तो होना चाहिए उसके अगेंस्ट में जो सूट फाइल हो रहा है वो क्या है, उसके क्या जवाब देने हैं, क्या वो अपना रिटर्न स्टेटमेंट तैयार करेगा तो क्या उसको जवाब देने हैं, तो वो सभी पता होने चाहिए। तो इसलिए एक प्लेंट की कॉपी भी प्रतिवादी को दी जाती है, और उसने वादी ने वो जमा नहीं की कोर्ट में जब कोर्ट समन भेज रहा था, तो उस कारण से समन की तामील नहीं हो पाई है। इस सिचुएशन में जो कोर्ट है जो आपके सिविल सूट को खारिज कर सकता है। 2 रीज़न मैंने बता दिए। थर्ड एक्सेप्शन है कि कब नहीं किया जाएगा, यदि श्याम खुद न्यायालय में हाजिर हो जाते हैं भाई साहब, तो जो न्यायालय है मुकदमे को खारिज नहीं करेगी भले ही समन की तामील ना की गई हो। ये हमारे 2 रूल थे, रूल 2 और रूल 1। इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न तो होगी ही नहीं। ऑर्डर 9 का रूल 3, रूल 2 तक क्लियर हो चुका था। रूल 3 हमारा बात करता है कि जब कोई पक्षकार उपस्थित नहीं होता है, पिछली बार हमने पढ़ा था कि कोई पार्टियों को सूट समन भेजा था लेकिन दोनों पार्टियां हाजिर उस रीज़न से नहीं आ पाई थी, तो वो सूट डिसमिस कर दिया जाएगा ऑर्डर 2 में। तो यहाँ रूल 3 बात करता है कि जब दोनों पार्टी हाजिर नहीं होती हैं तो जो कोर्ट है वो आपका सिविल सूट को खारिज कर सकता है भैया। अब वो कब करेगा वो हम समझते हैं, ठीक है। रूल 3 हमारा कहता है कि जब मुकदमे की सुनवाई के लिए पुकारा जाता है भाई साहब, जो वादी है उसको या फिर जो प्रतिवादी है दोनों को बुलाया जाता है, ठीक है। उस समय ना तो वादी भाई साहब कोर्ट में हाजिर है ना ही प्रतिवादी है, यानी कि भाई साहब तुमने तो सूट फाइल किया है, तुम्हें तो कम से कम हाजिर होना चाहिए कोर्ट में, लेकिन तुम भी गायब हो, और जिसके अगेंस्ट में सूट फाइल किया है वो तो आया ही नहीं है। तो न्यायालय पागल तो नहीं है भाई कि तुम सूट फाइल करके वो जिसके अगेंस्ट किया गया है दोनों ही गायब हो, वो कोर्ट आपकी सुनवाई करेगा? तो कोर्ट की क्या अटकी पड़ी है भाई, तो आपका सूट जो है डिसमिस कर दिया जाएगा। समझो उसी के ऊपर ये पूरा रूल है। तो ना तो वादी भाई साहब हैं ना तो प्रतिवादी वाले भाई साहब हैं,
तो न्यायालय में उपस्थित होते हैं, यानी कि दोनों नहीं है, तो न्यायालय मुकदमे की यानी कि जो सिविल सूट है आपका उसको डिसमिस करने का आदेश दे सकता है। सकता है मतलब कोर्ट के पास पावर है, देना चाहे दे सकता है या फिर रोक दे, हो सकता है डेट बढ़ा दे, 5 तारीख को आ जाना भाई, 1 तारीख की डेट थी, तुम नहीं है, दोनों हाजिर नहीं है, तो हो सकता है बढ़ा दे, वो कोर्ट के ऊपर पावर है। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात है कि आप अगर वादी हो, ठीक है, और आपने सिविल सूट फाइल किया है तो आपको तो हाजिर होना ही चाहिए, नॉर्मल सी बात है। डिफेंडेंट नहीं आया तो वो एक्स पार्टी वगैरह का मैटर अलग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर वादी को हाजिर होना चाहिए और प्रतिवादी को हाजिर होना चाहिए, इस दिन आपको बुलाया, लेकिन दोनों गायब होते हैं तो उस केसेस में जो शूट है डिसमिस कर दिया जाता है, ठीक है। अगर बाई चांस वादी हाजिर है लेकिन डिफेंडेंट नहीं है तो वहाँ पे 1-2 बार और बुलाया जाता है, वो प्रोसेस थोड़ी अलग हो जाती है, तो वहाँ एक्स पार्टी होने के चांसेस होते हैं, तो वो हम बात की बात देखेंगे। अब नोट मैंने लिखा है वो समझो क्या है कि यदि जो सूट है खारिज किसी मेरिट पर, गुणा दोष जो मेरिट पर नहीं होता है, यदि जो आपका सूट खारिज हो जा रहा है मेरिट पे खारिज नहीं हो रहा है, मेरिट मतलब होता है कि भाई एविडेंस वगैरह दोनों पार्टियों के लिए सारे हैं, उसके बाद खारिज होगा, वो मैटर अलग हो गया, ठीक है। वल की पक्षकारों की अनुपस्थिति के कारण हो रहा है, यानी कि जो सिविल सूट है वो मेरिट पर खारिज डिसमिस नहीं हुआ है, वो अनुपस्थिति के कारण डिसमिस हुआ है। तो यह जो डिसमिस हुआ है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 रेस जुडिकाटा के अंतर्गत अंतिम निर्णय नहीं माना जाएगा। भैया जब अंतिम निर्णय नहीं है तो मतलब तो भाई वही बनता है, मतलब क्या बना है कि भाई वो रेस जुडिकाटा में नहीं आएगा और आप सूट द्वारा फाइल कर सकते हो भाई, खुशी की लहर। वही है भाई कि यदि वादी बाद में पुनः मुकदमा दायर करना चाहता है तो उसे ऑर्डर 9 और रूल 4 का पालन करना होगा, उसके बाद वो कर सकता है। इसके बाद हम यही पढ़ने वाले हैं, ऑर्डर 9 का रूल 4, ठीक है। तो यहाँ सीधी सी बात है कि मेरिट पे खारिज नहीं हो रहा है, यानी कि वो अनुपस्थिति के कारण खारिज हो रहा है, अनुपस्थिति के कारण खारिज हो रहा है यानी कि वो अंतिम निर्णय नहीं है, अंतिम निर्णय नहीं है तो यानी कि रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होता, और रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होता है तो उस केसेस में आप दोबारा सूट फाइल कर सकते हो, सिविल सूट। भाई ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, एग्जाम्पल समझो पूरा क्लियर हो जाएगा। राम ने श्याम के खिलाफ एक सिविल सूट फाइल किया है और मुकदमे की सुनवाई कोर्ट ने 10 तारीख को सुनाई है कि 10 अप्रैल को आपको हाजिर होना है। अब क्या है कि 10 अप्रैल को ना तो राम गायब रहता है भैया, श्याम, दोनों पार्टियां गायब हैं, ठीक है। अब कोर्ट में उपस्थित नहीं होते हैं दोनों, न्यायालय को आता है गुस्सा, न्यायालय पूरा सूट उठा के डिसमिस कर देता है, जाओ मजे करो, हमें कोई शौक नहीं है तुम्हारा सूट लड़ने का, सूट फाइल करने का, यानी कि सूट में बहस में पढ़ाओ, हमें नहीं लड़ना। तो यहाँ पर सूट आपका डिसमिस कर दिया जाएगा, सिंपल सी बात है कि आपने सूट फाइल किया, आपको हाजिर होना है, डिपेंडेंट नहीं है, बात की बात हो गई है, ठीक है। दोनों पार्टी नहीं आती तो डिसमिस सूट फाइल, आपका सूट डिसमिस हो जाएगा। अब आपके पास मैंने लिख दिया भाई कि जो कन्फ्यूज़न आपको पैदा हो सकती है कि भाई यदि वादी डिसमिस हो जाता है तो उसके पास ऑप्शन क्या बचते हैं। ऑप्शन मैंने लिखे हैं भाई, चिंता नहीं करने का। ऑप्शन क्या है कि वादी मुकदमे फिर से चलाना चाहता है, गलती हो गई भाई साहब से, ठीक है, उसे ऑर्डर 9 और रूल 4 के तहत आवेदन देना पड़ेगा न्यायालय में, यानी कि गिड़गिड़ाना पड़ेगा। अब तो सीधी बात है कि भैया गलती हो गई, हम इस कारण से नहीं आ पाए थे, और कोर्ट को लगता है भैया तुम तो सचमुच में तुम्हारे पास पर्याप्त रीजन था, तुम तो, और आप तो वो कोर्ट को आवेदन देता है कि भैया जो हमारा सूट है उसको बहाल कर दिया जाए, यानी कि रेस्टोरेशन कर दिया जाए उसका। तो न्यायालय अगर तरस खा जाता है, न्यायालय के पास डिस्क्रिशन पावर है कि अगर न्यायालय को तरस खा जाता है तो वह उचित कारण बताने पर न्यायालय मुकदमे को पुनः बहाल कर सकता है, आपका सूट फिर से एंटरटेन कर सकता है। तो ये ऑर्डर 9 का रूल 3 हमारा क्लियर होता है। कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करना, मैं 2 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई दे दूंगा भाई। रूल 4 समझो कि वादी नया मुकदमा दायर कर सकता है। यहाँ हमने पढ़ा कि भाई उसको रूल 4 का पालन करना पड़ेगा। रूल 4 का पालन क्या है, वादी नया मुकदमा फाइल कर सकता है या फिर न्यायालय मुकदमे की बहाली कर सकता है, उसी मुकदमे उसी जो उसका जो सूट डिसमिस हुआ है उसी को रेस्टोरेशन के लिए आवेदन कर सकता है। समझो इसमें क्या करना पड़ेगा, जो वादी है, यदि न्यायालय रूल 2 के तहत, रूल 2 में किस कारण से डिसमिस हो रहा था सूट कि वादी की गलती के कारण से सामान नहीं बेच पाए थे प्रतिवादी को, प्रतिवादी आया नहीं, उस रीजन से कोर्ट डिसमिस कर रहा था। और रूल 3 कह रहा है कि दोनों पार्टियां हाजिर नहीं हैं तो उस रीजन से भी डिसमिस हो रहा था, ठीक है। तो वादी
नया मुकदमा दायर कर सकता है बशर्ते कि उसका जो सूट है लिमिटेशन के अंडर होना चाहिए। 90 दिन की लिमिटेशन थी भाई साहब के पास, ठीक है, अब वो निकल गई है, 91 डे चल रहा है मान लीजिए, तो आपका सूट नहीं लेगा। लेकिन अगर लिमिटेशन बची हुई है तो आप सूट दोबारा फाइल कर सकते हो, रेस्टोरेशन करा सकते हो। सेकंड समझो, लेकिन लिमिटेशन कब ऑन करना पड़ेगा, सीधी सीधी लिखा है, ठीक है। सो दूसरा पॉइंट समझो कि न्यायालय में मुकदमे की बाहरी रेस्टोरेशन के लिए आवेदन कर सकता है। वो चाहे तो अपना बोल सकता है न्यायालय को कि भाई मैं ना सूट फाइल किया था, इस रीज़न से ऑर्डर रूल 2 और रूल 3 के अंदर किसी भी रीज़न से मेरा सूट खारिज कर दिया गया था। जैसा अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो सिविल सूट है वो फिर से रिस्टोर कर दिया जाए और मेरा केस की सुनवाई की जाए। अब यहाँ पर कोर्ट के पास पावर है कि वो चाहे तो कर सकती है, नहीं तो नहीं कर सकती है। समझो कि यदि जो वादी है वो न्यायालय को सेटिस्फाई करा देता है कि रूल 2 के तहत गलती के लिए पर्याप्त कारण सफिशिएंट रीज़न था उसके पास, या फिर रूल 3 के तहत अनुपस्थिति का कारण था, उचित कारण था नहीं हाजिर होने का, आ ही नहीं सकता था, तो उस केसेस में न्यायालय वाद को बहाल कर सकता है और आगे की सुनवाई के लिए तारीख तय कर सकती है। आगे तारीख 5 तारीख थी, 9 तारीख को डेट दे सकता है कि 9 तारीख को आप लोग हाजिर हो सकते हो, ठीक है। ये नोट्स हैं, आप पढ़ सकते हो, नॉर्मली ईजी है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सीपीसी ऑर्डर 9 रूल 5 हमारा क्लियरली कहता है कि जब समन बिना तामील के लौट आए और जो वादी है 7 दिन के भीतर एक नया समन जारी करने के लिए कोर्ट को आवेदन नहीं करता है तो वाद का खारिज किया जाना। समझो इसके अंदर क्या कंटेंट की बात कर रहा है कि सब रूल 1 हमारा कहता है कि यदि किसी डिफेंडेंट या फिर कई डिफेंडेंट को समन जारी भेजा गया, ठीक है, और वह बिना तामील के वापस लौट आया, तो जो वादी भाई साहब को 7 दिन के भीतर नया आवेदन देना पड़ेगा न्यायालय को कि सर जो तामील हमने भेजी थी, समन भेजा था, वो समन बिना तामील के वापस आ चुका है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप दोबारा से एक समन भेजो। ऐसा आवेदन आपको 7 दिन के भीतर भेजना पड़ेगा, जब वो रिटर्न आता है उसके 7 दिन के अंदर, ठीक है, जारी करने का आवेदन करना होगा न्यायालय से, ठीक है। और अगर 7 दिन के अंदर आवेदन वादी नहीं कर पाता है या फिर भूल जाता है किसी कारणवश से, तो न्यायालय मुकदमे को उस प्रतिवादी के अगेंस्ट में, जिसके अगेंस्ट में उसका पालन नहीं हो पाया, यानी कि वो क्या बोलते हैं उसको, तामील नहीं हो पाया है, उसके अगेंस्ट में खारिज करने का आदेश करेगा। यहाँ पे करे की बात कर रहा है, सकेगा सकेगी नहीं है भाई, यहाँ पे सेल का यूज़ हुआ है। मैं क्लियरली लिख लेता हूँ ताकि क्लियर रहे कि ये कंपलसरी है कि अगर 7 दिन के भीतर आपने कोई आवेदन नहीं दिया है समन भेजने के लिए, तो वहाँ पर न्यायालय खारिज करने का ऑर्डर कर देगा, सेल, ठीक है। अब इसमें समझो, लेकिन वादी के लिए कुछ फ़ायदे भी दिए गए हैं कि वादी निम्न कारण बता सकता है, न्यायालय को सेटिस्फाई कर दे कि भैया हमारे पास पर्याप्त कारण था, न्यायालय कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है तो न्यायालय समय बढ़ा देगा आपका। और सेटिस्फाई में आपको क्या करना है वो देखो भाई क्या है। फर्स्ट हमारा कहता है कि वादी ने पूरी कोशिश की, वादी कोर्ट को बोलता है कि भाई मैंने तो पूरी कोशिश की उसका पता लगाने के लिए, उसका पता ढूंढा, सभी मोहल्ले में पूछा, लेकिन मेरे को उसका पता नहीं मिला, तो उस केसेस में समय और बढ़ा देगा कोर्ट। सेकंड हमारा कहता है कि डिफेंडेंट जानबूझकर समन प्राप्त करने से बच रहा है, यानी कि वादी कोर्ट में एक आवेदन में लिखता है कि प्रतिवादी जो है जानबूझकर भागने की कोशिश कर रहा है कि उसे समन ना लेना पड़े, तो इस कारण से कोर्ट समय बढ़ा देगा या आप फिर से कोशिश करो। थर्ड हमारा कहता है कि अन्य कोई रीज़न हो सकता है, सफिशिएंट कारण, तब भी समय कोर्ट बढ़ा सकता है, अतिरिक्त समय दे सकता है, ठीक है। सब रूल 2 देखो इसका, सब रूल 2 कहता है कि यदि मुकदमा खारिज हो जाए, ठीक है, तो वादी को नया वाद दायर करने का अधिकार होता है, ठीक है। लेकिन जो आप नया सूट फाइल करोगे वो लिमिटेशन के अंतर्गत होना चाहिए। मतलब क्या कह रहा है, मतलब ये है कि आपका कोर्स ऑफ एक्शन यहाँ अराइज हुआ, ठीक है, आपने कोर्ट में केस इस तारीख को कर दिया, ठीक है, अभी लिमिटेशन चल रही है आपकी यहाँ से, ठीक है, कोर्ट में आपने उसका कोर्ट सूट फाइल कर दिया, अब वो सामान भेजा गया पार्टियों को, लेकिन वो नहीं आए, उस कारण से आपका जो सूट है डिसमिस हो गया। फिर आपके पास अधिकार है कि आप दोबारा सूट फाइल कर सकते हो, तो आपने जब दोबारा सूट फाइल करोगे तो वो क्या है, लिमिटेशन के अंदर ही होना चाहिए,
ऐसा नहीं कि लिमिटेशन के बाहर निकल जाए तब आप सूट फाइल करोगे, तो वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा। यानी कि लिमिटेशन के भीतर ही होना चाहिए वो। आया समझ? कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है उसके दिन से लिमिटेशन के अंतर्गत होना चाहिए। ठीक है, रूल 2 बस इतना ही ध्यान रखना। इसका एग्जाम्पल समझो, पूरा रूल क्लियर हो जाएगा। राम ने श्याम के खिलाफ सूट फाइल किया, अदालत में श्याम को समय जारी किया गया, लेकिन श्याम के गलत पते की वजह से समन वापस आ गया। अब यदि राम जो है 7 दिन के भीतर नया समन करने के लिए आवेदन कोर्ट को नहीं करता है, यानी कि कोर्ट को उसको बताना पड़ेगा ना भाई कि आपका समन जो आपने भेजा था वो समन तामील उसको नहीं हुआ है सही तरीके से, तो मैं आवेदन देता हूँ कि आप दोबारा कोशिश करें। तो ऐसा आवेदन आपको कोर्ट को देना पड़ेगा 7 दिन के भीतर। इतना याद रखिए, 7 दिन को उसको गांठ बांध लीजिए। पहले ये था 1 महीना, इससे पहले 3 महीने का समथिंग था, तो अमेंडमेंट होते रहते। ठीक है, तो अब ये प्रेजेंट में 7 दिन है। ठीक है, तो 7 दिन के भीतर आवेदन करना पड़ेगा। और यदि राम अदालत को बता दे कि उसने श्याम के पते का पूरी तरह से पता लगाने की कोशिश की थी लेकिन तब भी वो उसके पते तक नहीं पहुंच पाया है, तो न्यायालय समय बढ़ा देगी वादी के लिए कि आप फिर से कोशिश करना, फिर से पता लगाओ कहाँ रहता है। ठीक है, तो उस केस में समय बढ़ा दिया जाएगा। आ गया होगा रूल 5 समझ में, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए। ऑर्डर 9 का रूल 5 हमारा क्लियरली ये कहता है कि यदि समन तामील डिफेंडेंट को भेजा गया और वो डिफेंडेंट को तामील नहीं हो पाए बाई चांस, यानी कि वो एड्रेस पर मिला नहीं है या फिर उसका एड्रेस ही नहीं मिला सही जगह पे कहाँ रहता है कहाँ है, और वो रिटर्न वापस आ गया समन, तो वादी को 7 दिन के भीतर कोर्ट को बताना पड़ेगा आवेदन दे के कि भाई वो तामील नहीं हुई है, आप दोबारा तामील करिए समन की। तो ये आपको 7 दिन के भीतर कोर्ट को बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर 7 दिन के भीतर तुम आवेदन नहीं करते हो तो उस केसेस में उस प्रतिवादी के अगेंस्ट में जिसके अगेंस्ट तामील नहीं हो पा रही है, खारिज करने का आदेश कर देगा न्यायालय। ठीक है, और यदि कोर्ट को तुम जो वादी है कोर्ट को सेटिस्फाई कर दे कि भाई मैंने पूरी कोशिश की लेकिन वो तब भी उस एड्रेस पे मैं उसको पता नहीं लगा पाया, तो कोर्ट आपका समय बढ़ा देगा। सेकेंड हमारा कहता है कि जानबूझकर समय बचने के लिए, समन से बचने के लिए प्रतिवादी ऐसी कोशिश कर रहा है, तो उस केसेस में वादी को समय दिया जा सकता है कि आप फिर से कोशिश करो। ठीक है, थर्ड हमारा कहता है कि अन्य कोई सफिशिएंट रीजन हो सकता है जिससे अतिरिक्त समय वादी को दिया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। सब रूल 2 हमारा क्लियरली कहता है कि जो आप नया सूट फाइल करोगे वो लिमिटेशन के भीतर करना, ये नहीं है कि लिमिटेशन निकल जाए उसके बाद करोगे, ऐसा नहीं चलेगा। तो रूल 5 हमारा क्लियर होता है। कोई डाउट हो कमेंट करना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना भाई, वीडियो को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, अब रूल 6 है। रूल 6 बात करता है कि जब केवल वादी उपस्थित हो तब प्रक्रिया क्या होगी। यानी कि यहाँ पर वादी तो है लेकिन डिफेंडेंट गायब है, तो उस केस में क्या होगा। समझो, रूल 1 हमारा कहता है कि जहाँ वादी की सुनवाई के दौरान वादी तो हाजिर है कोर्ट में लेकिन प्रतिवादी गायब है, तो क्या होगा। यदि समन तुमने सही तरीके से करी है, यानी कि रूल हमारा बोलता है कि यदि आपने समन सही तरीके से भेजा है, उसके घर पे भेजा है, उसको तामील हुई है और यह साबित हो जाता है कि समन सही तरीके से विधिवत रूप से प्रतिवादी को भेज दिया गया है, तो न्यायालय उस केसेस में एक्स पार्टी एक पक्षीय सुनवाई का आदेश कर सकता है कि अब जो मैटर सुना जाएगा वो एक्स पार्टी सुना जाएगा, तुम भले ही मत आओ लेकिन सुनवाई तो चलती रहेगी अब। लेकिन कंडीशन क्या है कि वो तामील सही तरीके से हो चुकी हो, ये नहीं है कि वो मिला ही नहीं हो घर पे या फिर वो वहाँ रहता ही नहीं हो। विधिवत रूप का मतलब है कि वो वहाँ रहता हो या फिर उसको खुद को दिया हो, उसकी फैमिली में किसी और को दिया समन, मतलब कि उस तक पहुँच जाए बात, सीधी बात है। बी हमारा कहता है कि यदि समन विधिवत तामील नहीं हुआ है, तामील ही नहीं हुआ विधिवत तरीके से, तो क्या होगा। तो क्या है, और यह साबित नहीं होता है कि समन सही तरीके से तामील हुआ है, तो न्यायालय फिर से समन जारी करने का आदेश दे देगी। क्योंकि अगर विधिवत तामील हुआ ही नहीं है तो हम एक्स पार्टी कैसे कर सकते हैं। सामने वाले को बताना ज़रूरी है कि आपके अगेंस्ट में सूट फाइल चल रहा है। तो अगर तामील नहीं हुई है तो दोबारा कोशिश करेंगे समन भेजने की। जब तक वो विधिवत नहीं हो जाता तब तक तुम एक्स पार्टी करोगे नहीं। ठीक है, सी हमारा कहता है कि यदि समन तामील हुआ लेकिन पर्याप्त समय डिफेंडेंट को नहीं दिया गया, यानी कि 1 तारीख को समन तामील हो गया, अब उसको बुला लिया भाई 5 तारीख को, और रहता है वो भाई 600 किलोमीटर दूर, अब आने में ही उसको 2 दिन 3 दिन लगेंगे ट्रेन से। तो उस केसेस में अगर उसको पर्याप्त समय नहीं मिला है और यदि साबित हो जाता है कि समन तामील हुआ था लेकिन उससे प्रतिवादी ने उपस्थित होने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला, यानी कि उसे हाजिर होने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला डिफेंडेंट को, तो न्यायालय जो वादी की सुनवाई उसको पोस्टपोन कर देगा
1 तारीख से तामील हुई, 5 तारीख को हाजिर होने के लिए कहा गया, लेकिन अब उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा, तो वो 10 तारीख मान लेते हैं, 10 तारीख कर दी। ठीक, अब आपके पास पर्याप्त समय है, आप आ जाइए। तो पोस्टपोन कर सकती है और प्रतिवादी को नई तारीख दे सकती है। अब सब रूल हमारा 2 कहता है कि यदि तारीख तामील सही समय पर ना होने का जो रीज़न है वो वादी की गलती है, तो न्यायालय उस केसेस में वादी को स्थगन के कारण जो खर्चा हो रहा है उसको भरपाई करने का आदेश दे सकती है। किसको? वादी को, यदि वादी की गलती के कारण। यानी कि ये वाला मैटर है कि यदि हमने डिफेंडेंट को हम समय पर नहीं बुला पा रहे हैं, उसका रीज़न तुम हो भाई वादी, तो स्थगन जो हो रहा है उसका खर्चा भी तुम ही दोगे। ये हमारा रूल 6 यहाँ पे क्लियर होता है। और समझो इसका नोट्स किस बारे में बात करता है। इसमें मैंने लिखा है एक चीज़ और कि कितनी बार समन भेजना पड़ेगा कि हम उसका एक्सपार्टी किया जा सकता है। तो इसको समझो कि यदि सीपीसी में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं दिया गया है, ऐसा कोई नंबर बताया ही नहीं गया है कि 2 बार होगा या 3 बार होगा, ठीक है, लेकिन सामान्य जनरल प्रोविज़न कहते हैं, सामान्यतः क्या होता है कि जब तक समन विधिवत तामील नहीं हो जाता, यानी कि सही तरीके से डिफेंडेंट को जानकारी नहीं हो जाती कि मेरे अगेंस्ट में सूट चल रहा है, तब तक समन भेजा जाएगा, तब तक भेजते रहोगे जब तक उसको पता नहीं चल जाए। और विधिवत तामील होने के बाद भी नहीं आता है, यानी कि उसको पता चल गया कि मेरे अगेंस्ट में सूट चल रहा है और फिर भी नहीं आता है, तो एक्स पार्टी किया जाएगा। उसके बाद एक्स पार्टी होगा, सामने वाली पार्टी को पहले बताना ज़रूरी है। ठीक है, नोट हमारा कहता है वही है कि अगर तामील तुमने सही तरीके से कर दी तो एक्स पार्टी हो जाएगा, और तामील नहीं करी सब सही तरीके से तो दोबारा समय भेजोगे सामने वाले को। और अगर पर्याप्त कारण समय नहीं दिया डिफेंडेंट को तो नई तारीख दे देंगे पोस्टपोन करके उसको। ठीक है, और अगर वादी की गलती के कारण जो डिफेंडेंट को समन सही तरीके से नहीं मिल पाया तो अदालत वादी को नुकसान का भरपाई कॉस्ट देने का आदेश कर देगी कि उस दिन जो पोस्टपोन हो रही है डेट तो तुम्हारी गलती से हुई है, तो उसमें पोस्टपोन करने के लिए जो खर्चा होगा उसको खर्चा भुगतान करने के लिए वादी को कहा जाएगा। इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो नहीं सकती भाई मेरे हिसाब से। फिर भी आपको कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करिए, मैं रिप्लाई दूंगा आपको 2 घंटे के अंदर अंदर। ऑर्डर 9 का रूल 7 बात करता है कि यदि प्रतिवादी स्थगित सुनवाई की तारीख पर उपस्थित होकर पिछली अनुपस्थिति का उचित कारण बताता है तो भाई उसको सुनवाई का मौका दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, उसके ऊपर ये पूरा रूल बेस्ड है। लेकिन हम बात यहाँ पे करेंगे कि बात किस चीज़ की जा रही है। पहले समझो कि जो हमने रूल 6 पढ़ा था, रूल 6 में हम ना जो सब रूल 1 का ए है जिसमें बात की गई थी कि हमने जो डिफेंडेंट को समन की तामील करी, ठीक है, वो लॉफुल तरीके से डिफेंडेंट को मिल गया है, तामील हो चुकी है, ठीक है, और जिस तारीख को कोर्ट ने डिसाइड किया था कि इस तारीख को आना है और उस तारीख को डिफेंडेंट कोर्ट में हाजिर नहीं होता है, तो कोर्ट क्या करता है, एक्स पार्टी सुनवाई का आदेश दे देता है। क्योंकि डिफेंडेंट नहीं आया है और वादी उपस्थित है, तो उस केसेस में क्या होता है, जो ऑर्डर कोर्ट दे देगा एक्स पार्टी का। अब एक्स पार्टी का ऑर्डर देगा तो कोई डेट डिसाइड की जाएगी कि 10 तारीख को आपका 10 अप्रैल को आपका एक्स पार्टी ऑर्डर किया जाएगा, आदेश दे देता है। ठीक है, अब क्या है, ये हमारा रूल बात करता है कि उस स्थगित सुनवाई की तारीख पर, मतलब कि जो एक्स पार्टी के लिए डेट डिसाइड की गई है 10 तारीख, उस तारीख को ये डिफेंडेंट वाले भाई साहब हैं वो कोर्ट में हाजिर हो जाते हैं कि भाई हाँ मैं हाजिर हूँ, बताइए क्या प्रॉब्लम है। तो उस केसेस की बात कर रहा है कि अगर वो हाजिर हो जाता है तो क्या होगा। तो चलिए इसी रूल को आज हम समझने वाले हैं। ठीक है, ये आपका बेयर एक्ट का लैंग्वेज हो गया, ये मैंने ईजी करके बताया है ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, तो हमारा हेडिंग हमारा क्या कहता है रूल 7 का कि यदि डिफेंडेंट स्थगित सुनवाई की तारीख पर हाजिर होकर अपनी पिछली अनुपस्थिति का उचित कारण बताता है, ठीक है, समझिए, यदि न्यायालय एक्स पार्टी सुनवाई के लिए वाद को एडजर्न करता है, किसके लिए, एक्स पार्टी सुनवाई के लिए वाद को एडजर्न करता है किसी अगली डेट के लिए, यानी कि 5 तारीख को डेट थी, डिपेंडेंट आए नहीं है और एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया 5 तारीख को कि हम 10 तारीख को एक्स पार्टी सुनवाई करेंगे। अब एडजर्न हुई है 10 तारीख के लिए, तो एक्स पार्टी सुनवाई के लिए वाद को एडजर्न, यानी कि 6A में जो एडजर्न हो रहा था, सब एक्स पार्टी ऑर्डर हो रहा था, वो कर दिया जाता है, ठीक है, सुनवाई के लिए। और डिफेंडेंट उस तारीख को स्थगित सुनवाई को, कौन सी, 10 तारीख को, या फिर उससे पहले आ जाता है, यानी कि 5 तारीख को सुनवाई चल रही थी, 10 तारीख को हाजिर होने का ऑर्डर दिया एक्स पार्टी ऑर्डर कि 10 तारीख को सुनवाई करेंगे एक्स पार्टी,
तुम नहीं आए कोई बात नहीं है। अब वो भाई बीच में 8 तारीख को टपक पड़ता है डिफेंडेंट, यहाँ पर बात की गई उससे पहले आ सकता है स्थगित सुनवाई यानी कि 10 तारीख को, उससे पहले यानी कि 10 तारीख से पहले भी आ सकता है। और न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी पिछली अनुपस्थिति का कि भाई मैं पिछली बार क्यों नहीं आ पाया, यानी कि 5 तारीख को मैं क्यों नहीं आ पाया, उसका एक उचित कारण न्यायालय को बता देता है और न्यायालय सेटिस्फाई हो जाता है, भाई हाँ बात तो तुम सही कह रहे हो, तुम तो आ ही नहीं पाते उस तारीख को, और न्यायालय सेटिस्फाई हो जाता है। तो न्यायालय ऑर्डर करेगा, क्या ऑर्डर करेगा, न्यायालय प्रतिवादी को सुनवाई में भाग लेने की अनुमति दे देगा। भाई कोई बात नहीं, तुम नहीं आ पाए, तुम्हारे पास जेन्युइन कारण था, लेकिन अब कोई बात नहीं, तुम 10 तारीख को हाजिर हो जाओ और अपना जैसे पहले चल रहा था वैसे कार्रवाई शुरू करो। यहाँ पर जैसे पहले ही दिन वो उपस्थित हो गया, मान लिया जाएगा कि तुम 5 तारीख को ही हाजिर हो गए थे अगर तुम्हारे पास जेन्युइन कारण है तो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि यदि जो अनुमति है न्यायालय कुछ शर्तों के साथ दे सकता है। जो अनुमति आपको मिली है डिफेंडेंट को पर्याप्त कारण बताने पर, उसमें कोई शर्तें लगा सकता है न्यायालय। कौन सी शर्तें भाई, वो शर्तें देखो, डिफेंडेंट को वाद की लागत, भाई वाद की लागत डिफेंडेंट दे दे तो ठीक है, का भुगतान करने का आदेश दे देगा, या फिर अन्य उपयुक्त तो शर्त लगा देगा जो न्यायालय को ठीक लगता है। इतना समझ में आ गया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है यहाँ तक। यानी कि ऑर्डर 6A में कोर्ट ने एक्स पार्टी ऑर्डर दिया है कि हम एक्स पार्टी सुनवाई करेंगे 10 तारीख से, और उस 10 तारीख को ये डिफेंडेंट पार्टी आ जाती है, हाजिर हो जाती है और पर्याप्त कारण बता देता है अनुपस्थिति का, कोर्ट उसे भाग लेने की अनुमति देता है। ठीक है भाई, तुम्हारे पास पर्याप्त कारण था, तुम अनुमति हम तुम्हें देते हैं, तुम सुनवाई करो, अपना मैटर लड़ो, जो भी है केस आपका, ठीक है। और शर्तें जोड़ सकता है कॉस्ट देने के लिए, न्यायालय जो वाद की कॉस्ट देने की आदेश दे सकता है डिफेंडेंट को, और अन्य कोई शर्तें भी जोड़ सकता है जो न्यायालय को ठीक लगता है, ठीक है। अब मैंने नोट बनाया, इसमें वही थोड़ा इसी के ही मैंने इजी करके लिख दिया है, थोड़ा पढ़ना चाहो पढ़ लेते हो। एक्स पार्टी सुनवाई के बावजूद मौका मिल सकता है डिफेंडेंट को, एक्स पार्टी ऑर्डर मिला, मौका दिया, ठीक है, यदि वो अनुपस्थिति का उचित कारण बताता है तो, ठीक है, सिंपल सी है। अदालत प्रतिवादी को सुनवाई की अनुमति देने से पहले कुछ शर्तें लगा सकता है, जैसे कि कॉस्ट वगैरह देना, पढ़ा है हमने, कॉस्ट लगाने का ऑर्डर दे सकता है। यदि न्यायालय को ठीक लगता है तो वो जानबूझकर मुकदमा से देर कर रहा था, यदि डिफेंडेंट को उसको लगता है न्यायालय को कि जो डिफेंडेंट है वो जानबूझकर नौटंकी कर रहा है, भाग रहा है, बचने की कोशिश कर रहा है, तो उसे सुनवाई का मौका नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर कोर्ट को डिसाइड करना है, ठीक है। अब मैंने 2 एग्जाम्पल बनाए, एग्जाम्पल देखना चाहो तो देख सकते हो कि श्याम के अगेंस्ट में श्याम के खिलाफ मुकदमे में अदालत ने उसे सामने भेजा श्याम को, लेकिन वो सुनवाई के दिन उपस्थित नहीं हुआ, मतलब 5 तारीख को उपस्थित नहीं हुआ, ठीक है। इसलिए अदालत ने एक्स पार्टी सुनवाई के लिए अगला तारीख तय कर दिया, यानी कि 10 तारीख तय कर दी, ठीक है। स्थगित तारीख से पहले, मतलब कि 8 तारीख को आ गया बंदा, श्याम अदालत में आकर होकर बताता है कि वो अस्पताल में भर्ती था, ठीक है, इस कारण पिछली तारीख पर वो नहीं आ पाया, यानी कि 5 तारीख को वो नहीं आ पाया। यह एक पर्याप्त कारण है भाई अस्पताल में भर्ती होना, तुम्हारे खुद मर्जी से नहीं हो, तुम बीमारी है भाई, इसमें कोई वो कुछ नहीं कर सकता। सेकंड पॉइंट है कि अदालत यदि इस कारण को पर्याप्त मानती है, कोर्ट को लगता है कि भाई जेन्युइन बीमार था, रिपोर्ट वगैरह चेक की, सब कुछ ठीक लग रहा है, तो उसे सुनवाई में भाग लेने की अनुमति दे सकता है। ठीक है भाई, तुम्हारे पास पर्याप्त कारण था, लेकिन अब तुम 10 तारीख को हाजिर हो और मैटर की सुनवाई करो, ठीक है। लेकिन शायद उसे मुकदमे की लागत भरनी पड़े, कोर्ट चाहे तो ऑर्डर दे सकता है कि भाई तुम देर हो गई कोई बात नहीं, लेकिन अब तुम कॉस्ट दोगे सूट की, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा भाई। पसंद आता है तो लाइक कर दिया करो, ठीक है, और सब्सक्राइब कर दिया करो पसंद आता है तो, नहीं आए तो कोई बात नहीं, पढ़ के निकल लिया करो, ठीक है। अब मैं तो भाई रिवीजन के लिए, मेरा रिवीजन हो जाता है, मैं वीडियो देखता हूँ तो मेरा खुद का रिवीजन होता है। ऑर्डर 2 एग्जाम्पल 2 समझो, राम ने मुकदमा किया, अदालत ने एक्स पार्टी सुनवाई का आदेश दिया क्योंकि श्याम समय पर उपस्थित नहीं हुआ था, लेकिन अगली तारीख पर श्याम अदालत में आया और उसने कहा कि उसके समन उसके बारे में पता ही नहीं था, कि उसे समन के बारे में पता ही नहीं था, यानी कि उसे नॉलेज ही नहीं थी, लेकिन फिर भी वो कोर्ट में हाजिर हो जाता है कैसे भी करके कि उसे समन, ठीक है। लेकिन अदालत को लगे कि श्याम की अनुपस्थिति का कारण उचित है तो उसे सुनवाई का मौका नहीं मिलेगा, उचित नहीं है, कारण उचित नहीं है तो उसे मौका नहीं देगा कोर्ट, ठीक है। 2 एग्जाम्पल डाले मैंने, दोनों पढ़ लेना, क्लियर हो जाएगा, और इसमें कोई डाउट अभी तक होगा ही नहीं, इतना क्लियर कर देता हूँ मैं, ठीक है। रूल 8 हमारा आ चुका है। रूल 8 बात करता है कि जहाँ केवल प्रतिवादी हाजिर हो तो वहाँ प्रक्रिया क्या होगी भाई बताओ। यहाँ पर प्रोसेस बात कर रहा है कि जब डिफेंडेंट तो न्यायालय में आया है लेकिन वादी नहीं आया है, सूट फाइल किया है वादी ने डिफेंडेंट के अगेंस्ट में, कोर्ट ने डेट दी है 10 तारीख की, 10 अप्रैल को,
डिफेंडेंट 10 तारीख को आ चुका है, कोर्ट में हाजिर खड़ा है, लेकिन वादी नहीं आया है। तो ये उसी की बात कर रहा है कि अब क्या होगा केस में। जब वादी की सुनवाई के समय प्रतिवादी हाजिर है लेकिन वादी हाजिर नहीं है, वादी गायब है भाई, सूट फाइल करके दोनों निकल चुके हैं, लेकिन ये सीधा साधा आदमी था, प्रतिवादी ये आ चुका है लेकिन ये गायब है, ठीक है। तो वाद खारिज कर दिया जाएगा, कोर्ट भाई डिसमिस कर देगा सूट वादी का, ठीक है। डिफेंडेंट बच गया भाई जिसके अगेंस्ट में सूट था। अब जब तक कि, समझो इसमें थोड़ा अभी क्लियर नहीं है, जब तक कि जब तक कि डिफेंडेंट स्वयं वादी के दावे को या फिर उसके किसी भाग को, यहाँ पर दो चीज़ समझना, यहाँ पर पूरी जो वादी ने जो क्लेम किया है, जैसे कि उसने 50,000 रुपये का क्लेम किया है कि मैंने 50,000 रुपये इसको दिए थे, उसने अभी तक मेरे 50,000 रुपये वापस नहीं किए हैं। तो डिफेंडेंट ने पूरे दावे को या फिर उसके किसी भाग को बोलता है कि 25,000 मैंने लिए थे, स्वीकार कर लेता है। मतलब कि वाद खारिज कर दिया जाएगा यदि वादी नहीं आता है, लेकिन कुछ कंडीशन है कि प्रतिवादी अगर कोई हिस्सा स्वीकार कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ जो उसने सूट फाइल किया है मेरे अगेंस्ट में, हाँ उसके 50,000 रुपये बनते हैं, तो सूट खारिज नहीं होगा, तो सुनवाई होगी, ठीक है। लेकिन यदि उसका कोई भाग स्वीकार कर लेता है, नहीं 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 मेरे को सिर्फ 25 ही देने हैं उसके, 50 उसने बोला है लेकिन 50 नहीं है, सिर्फ 25 ही देने हैं मेरे को उसके, तो उस केसेस में 25 के लिए जो सूट है वो ट्रायल मतलब जो भी जजमेंट देगा अपना उस 25,000 के ऊपर कोर्ट निर्णय दे देगा। और जो बचा हुआ 25,000 है जो उसने और मांगा था, क्योंकि 50 मांगा था इसने, 25 तो स्वीकार कर लिया और 25 उसने डिनाई कर दिया डिफेंडेंट ने, तो जो 25 बचा हुआ है उसके लिए सूट खारिज हो जाएगा और जो 50,000 की उसके लिए डिक्लेयर कर देगा कोर्ट। समझो और क्या है, यदि डिफेंडेंट पूरा दावा स्वीकार कर लेता है 50,000 का, तो अदालत वादी के पक्ष में डिक्री पारित कर देगा पूरे 50,000 के लिए। अब जब एडमिट ही कर लिया है तो काय का ट्रायल हो, सीधा 50,000 रुपये तो सामने वाली पार्टी के। थर्ड कहता है कि यदि प्रतिवादी सिर्फ आंशिक, उसने बोला है सिर्फ 25,000 देने हैं, वादी ने जरूर 50,000 मांगे हैं लेकिन 50,000 बनती नहीं है भाई, 25,000 बनते हैं, सिर्फ पार्सली उसने क्लेम स्वीकार कर लिया, तो न्यायालय स्वीकार किए गए हिस्से यानी कि 25,000 वादी के पक्ष में डिक्री पारित कर देगा, किसके लिए, वादी के पक्ष में, और बाकी बचे हुए दावे को खारिज कर देगा, यानी कि बचा 25 वो खारिज हो जाएगा। तो ये हमारा रूल 8 था भाई, इसमें कोई कन्फ्यूज़न होगी नहीं, यानी कि वादी आता नहीं है, डिफेंडेंट कोर्ट में हाजिर है, उस केसेस में जो वाद है वो खारिज कर दिया जाएगा। खारिज तभी किया जाएगा जब तक वो स्वीकार नहीं करे कुछ, अगर उसने स्वीकार कर लिया तो स्वीकार का जो अमाउंट है वो आपको पे करना पड़ेगा, डिक्री हो जाएगी। अगर कोई पार्ट कोई स्वीकार करते हो तो उस पार्ट के लिए आपका जो डिक्री हो जाएगा, लेकिन बचे हुए पार्ट जो ने स्वीकार नहीं किया उसके लिए वाद खारिज हो जाएगा। इसलिए जब भी कोई सूट आपके अगेंस्ट में होता है, सिविल सूट होता है और वादी कोर्ट में हाजिर नहीं होता है, भले ही आपके 25,000 बनते हो भाई, लेकिन मना कर देना ठीक है, आपके 25 बचेंगे भाई, डिनाई कर दोगे तो पूरा सूट खारिज हो जाएगा। लेकिन ठीक है, अगर तुम कुछ पार्सली भी उसको एक्सेप्ट कर लेते हो तो उसके अगेंस्ट में आपको डिग्री बनेगी, 25,000 आपको देने पड़ेंगे। अगर पूरा स्वीकार करते हो तो पूरा देना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल बचिए, दिमाग लगाइए। और नोट बात करते हैं। नोट में सिर्फ मैंने ये पूरा ही लिखा है, बस थोड़ा ईजी करके लिखा है, थोड़ा शॉर्ट में जल्दी जल्दी पढ़ना हो तो आप अगर यदि वादी अदालत में नहीं आता लेकिन प्रतिवादी मौजूद रहता है तो अदालत मुकदमे की खारिज कर सकती है। लेकिन अगर प्रतिवादी खुद ही स्वीकार कर लेता है तो पूरा दावा स्वीकार करता है तो पूरे के लिए डिग्री हो जाएगी, और आधा दावा स्वीकार करता है तो स्वीकार किए गए भाग के लिए डिग्री होगी और बाकी के लिए मुकदमा खारिज हो जाएगा। एग्जाम्पल मैंने 2 डाल दिए हैं, पढ़ो समझ में आएगा। राम ने श्याम के अगेंस्ट 50,000 का, वही वाला मैंने अभी मैंने बताया, ठीक है। सुनवाई की अनुपस्थिति को डिफेंडेंट आ जाता है, हाँ मौजूद था, लेकिन अदालत मुकदमे की खारिज कर देगी क्योंकि वादी अनुपस्थित है, तो उसका 50,000 का पूरा क्लेम गायब हो गया, ठीक है। यदि डिफेंडेंट हाजिर है लेकिन वादी आया ही नहीं है और वो स्वीकार भी नहीं करता, 25 या 50 कुछ भी नहीं करता, तो वहाँ पूरा वादी की अनुपस्थिति के कारण जो वाद है डिसमिस हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल है कि 1 लाख रुपए लेने थे बंदे को, 50,000 रुपये एक्सेप्ट कर लेता है तो डिग्री हो जाएगी 50,000 के लिए, 50,000 के लिए डिनाई कर देता है तो उसको खारिज कर दिया जाएगा। बस सिंपल है भाई। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, आप कमेंट करो, कुछ भी करो, और पसंद आए तो भाई लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो। रूल 9 हमारा कहता है कि वादी की अनुपस्थिति के कारण खारिज जो वाद है, यानी कि वादी जो आया नहीं था उस कारण से कोई सिविल सूट है वो डिसमिस हो गया है, ठीक है। उस डिसमिस वाद यानी कि खारिज वाद पर
आप पुनः एक नया वाद दायर करना चाहो तो आप नहीं कर सकते हो, यहाँ पर रोक लगाई गई है। मतलब है कि वादी की गलती के कारण, वादी के कोर्ट में ना आने के कारण वो एक सिविल सूट है खारिज कर दिया जाता है कोर्ट ने, और वादी वाद में एक नया सूट लाना चाहता है उसी कॉज ऑफ एक्शन वगैरह पे, तो वो नहीं ला सकता है, रूल 9 उसको मना कर देता है। अब समझो क्या है मैटर, कि रूल 8 में हमने देखा था कि रूल 8 में वादी आया नहीं था कोर्ट में डेट पे, ठीक है, और सामने वाला जो डिफेंडेंट है वो कोर्ट में आया था, तो वादी आया नहीं था तो इसने, कोर्ट ने जो सूट है वादी का वो डिसमिस कर दिया था, ठीक है, और यहाँ पर डिफेंडेंट फ्री हो गया था। तो उसी की बात यहाँ पे कर रहा है कि यदि वो जो प्लेंटिफ आया नहीं था, उस कारण से प्लेंटिफ का जो सूट था वो डिसमिस हुआ था, तो बाद में इसको होश आता है कि मैं जा नहीं पाया, मेरा सूट चला गया। अब ये सोचता है कि भाई मैं दूसरा सूट फाइल करता हूँ, तो आप नहीं कर सकते हो। ये रूल क्लियरली मना कर देता है कि आपकी गलती के, आपके कोर्ट में ना आने के कारण अगर कोई सूट डिसमिस हो जाता है तो आप उसी सेम कॉज ऑफ एक्शन पे एक नया सिविल सूट दायर नहीं कर सकते हो, ये सेक्शन आपको रोकता है। तो आपके पास ऑप्शन क्या बचता है वो हम देखते हैं, ठीक है। समझो कि यदि मुकदमा रूल 8 के अंतर्गत पूरी तरह से या फिर कोई भाग खारिज कर दिया गया था, मतलब कि आपका जो 8 में कोई पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था वादी प्लेंटिफ का, या फिर कोई भाग खारिज कर दिया गया था, तो उसी बचे हुए भाग, मतलब कि जो मान लो पूरा हो गया है, ठीक है, तो आप एक फ्रेश सूट लाना चाहते हो, पूरा हो गया तो आप नहीं ला सकते हो। अगर कोई भाग पे लाना चाहते हो, एक पार्ट पे तो कर दिया कोर्ट ने, लेकिन एक पार्ट को डिसमिस कर दिया कोर्ट ने, तो जो छूटा हुआ पार्ट है उस पर आप नया सूट फाइल करना चाहते हो तो आप नहीं ला सकते हो, मुकदमा दायर नहीं कर सकते हो, क्लियर मना किया गया है। लेकिन अब ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है कि वादी न्यायालय में आवेदन दे सकता है। किस चीज़ का आवेदन होगा, उसमें मांग करना होगा कि मुकदमे की जो आपने हमारा खारिज कर दिया है, यानी कि आपने जो हमारा सूट रूल 9 के सब रूल 1 में जो आपने हमारा सूट खारिज किया है, आप उसको सेट असाइड कर दो, आप उसको रद्द कर दो और हमारी कार्रवाई जैसी पहले चल रही थी वैसे वैसे चलवा दो। तो ये आवेदन वादी कोर्ट में देगा, ठीक है। अब कोर्ट इसको कंसीडर करता है या नहीं करता है उस पर देखना पड़ेगा। अब यदि वादी यह साबित कर देता है कोर्ट को कि भाई मेरे पास पर्याप्त कारण था, उचित कारण था कि मैं उस तारीख को नहीं आ पाया था, उसका रीज़न है बीमारी और नोटिस का सही तरह से सर्व ना होना, तो यहाँ पे कोर्ट जो आपका पिछला डिसमिसल है उसको सेट असाइड कर सकता है सिर्फ इसी ग्राउंड पे कि आप किस कारण से नहीं आ पाए थे, बीमार थे या फिर कोई अन्य कारण से आप कोर्ट में हाजिर नहीं हो पाए थे, तो आपकी जो सिविल सूट को वो सेट असाइड कर सकता है अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है तो। और नेक्स्ट है कि न्यायालय मुकदमे की खारिजी को रद्द कर सकता है, ठीक है। कब करेगा, जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा कि आपके पास पर्याप्त कारण था ना आने का, तभी करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। और नई तारीख तय करने की मुकदमा तारीख सुनवाई करेगा। मतलब कि यहाँ पे अगर सेटिस्फाई हो गया तो उसको अगली डेट देनी पड़ेगी ना, कि भाई आज तो नहीं हो पाएगा, हम 15 तारीख की डेट देते हैं, आप 15 तारीख को हाजिर हो जाना, उस दिन हम अपने मैटर सॉल्व करेंगे। उसने क्या है, जो आपकी खारिज है उसको डिसमिस कर दिया, अब वो सिविल पहले तरह जैसे पहले चल रहा था सिविल सूट उसी तरह से चलता रहेगा, लेकिन आपको पर्याप्त कारण बताना होगा, आवेदन देना होगा कि भाई पहला जो सेट असाइड आप जो रद्द कर दिया है, जो डिसमिस कर दिया है उसको सेट असाइड कर दो, हमारी गलती है मानते हैं, लेकिन हमारे पास पर्याप्त कारण था, हम बीमार पड़े हुए थे, नहीं आ पाए थे, यहाँ पर हमें नोटिस ही नहीं मिला था कोर्ट का कि आपको आना है, तो इस कारण से हम नहीं आ पाए थे। कोर्ट बोल लेता ठीक है कोई बात नहीं, आपकी गलती है, आपकी कोई गलती नहीं है, मजबूरी में ऐसा हुआ है, तो आपको जो फिर से आपके ऑर्डर को सेट असाइड कर देगा, जो डिसमिसल का ऑर्डर था उसको सेट असाइड कर देगा, आपका फिर से जो पटरी पे आपका सिविल सूट आ जाएगा। अब पटरी पर सिविल सूट आ गया है तो आपको एक डेट दे दी जाएगी कि उस डेट को कोर्ट में हाजिर हो जाइएगा, आपको उस दिन जाना है। लेकिन शर्त है कि न्यायालय ऐसा करते समय कुछ कॉस्ट भी लगा सकता है कि भाई आप आ नहीं पाए थे, लेकिन सामने जो डिफेंडेंट है उसके 5,000 रुपये खर्च हो गए थे क्योंकि वो बहुत दूर से आया था, तो उसके लिए कॉस्ट भी कोर्ट लगा सकता है और अन्य शर्त भी लगा सकता है कि ऐसी अगर आप फिर से गलती करते हो तो आपका सूट पर्याप्त डिसमिस कर दिया जाएगा या फिर कोई कॉस्ट आपको देना पड़ेगी, कोई अन्य शर्त भी कोर्ट लगाना चाहे तो वो लगा सकता है, कॉस्ट तो लगा ही देगा, ठीक है, तो वो लगा सकता है। सेकंड सब रूल कहता है कि वादी की ओर से जो भी सेट असाइड करने का आवेदन किया जाएगा, वादी जो भी सेट असाइड करने का आवेदन देगा न्यायालय में, उस आवेदन पर कोई भी आदेश कोर्ट नहीं देगा। यानी कि जो आवेदन दिया है किसने, वादी ने जो भी आवेदन दिया है सेट असाइड करने का, उस
सेट असाइड के आवेदन पर न्यायालय कोई भी जजमेंट नहीं देगा, कोई भी ऑर्डर तब तक नहीं दे सकता जब तक कि जो सामने वाले विपक्ष पार्टी है उसको कोर्ट ने एक नोटिस ना दे दिया हो कि भाई ऐसा ऐसा आवेदन हमारे पास आया है। वो पार्टी चाहती है कि उसके जो ऑर्डर तो डिसमिस था उसको रद्द कर दिया जाए, तब तक तो तुम डिफेंडेंट को बता नहीं दोगे। डिफेंडेंट यानी कि सामने वाली दूसरी पार्टी को, डिफेंडेंट कहना उचित नहीं होगा, ठीक है, विपक्ष बोल सकते हो आप, सामने वाली पार्टी, उसको जब तक आप एक नोटिस ना दे दो तब तक कोई भी ऐसा आवेदन को सेट असाइड करने का आवेदन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब भाई नोट देखते हैं। नोट में अपने क्या लिखा है कि यदि वादी मुकदमे की तारीख पर उपस्थित नहीं होता है, मैंने वही लिखा है लेकिन शॉर्ट में लिखा है, और न्यायालय रूल 8 के तहत मुकदमा खारिज कर देता है, तो वादी फिर से मुकदमा दायर नहीं कर सकता है, लेकिन उसके पास ऑप्शन होता है कि वो पर्याप्त कारण बता देता है कि बीमार था, सही से मेरे को नोटिस नहीं मिला था, मेरे को डेट नहीं पता थी, तो उस कारण से आपकी जो डिसमिसल है उसको रद्द कर सकता है। और लेकिन इससे पहले प्रतिवादी को नोटिस देना कंपलसरी है। एग्जाम्पल हमारा है कि राम ने मुकदमा दायर किया लेकिन वह सुनवाई के दिन आ ही नहीं पाया, भाई कोर्ट में पहुंच ही नहीं पाया। अब कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने रूल 8 के अनुसार मुकदमा खारिज कर दिया, क्योंकि डिफेंडेंट तो आया था, वादी नहीं आ पाया, यानी कि तुम नहीं आओगे तो आपका जो सूट है, आपकी जो रिलीफ है वो ख़त्म चले जाएंगे, आपके जो अधिकार हैं वो ख़त्म हो जाएंगे एक तरह से। ठीक है, तो डिसमिस हो जाता है अगर वादी नहीं आता है तो। ठीक है, और अगर डिफेंडेंट नहीं आता है तो जो वादी आता है लेकिन तो एक्स पार्टी हो जाता है, यानी कि जिन नहीं आया है डिफेंडेंट तो वादी के फेवर में जजमेंट हो जाता है। ठीक है, और राम दोबारा वही मुकदमा दायर करना चाहता है तो यह नियम क्लियरली मना करता है, क्योंकि रूल 9 की उसे रोकता है। रूल 9(1) का जो है सब रूल है वो क्लियरली मना करता है कि आप सेकंड सूट नहीं ला सकते हो, क्योंकि पिछला आपकी गलती के कारण ही डिसमिस हुआ है भाई, तुम फिर से कांड करोगे। तो इसलिए यहाँ पर क्लियर मना किया है कि तुम ऐसे कांड करते जाओ और हम कोर्ट में फ्री बैठे हैं, लड़ते रहेंगे आपका क्या, तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। यहाँ पे आप सेकंड सूट ला ही नहीं सकते हो, लेकिन पिछले वाले जो आपको डिसमिस हुआ है उसको आप सेट असाइड करने के लिए एक एप्लीकेशन कोर्ट में दे सकते हो, और उस एप्लीकेशन में आपको हाथ जोड़ के माफ़ी मांगनी है, यानी कि आपको एक पर्याप्त कारण बताना है कि मैं क्यों नहीं आ पाया था, और कोर्ट सेटिस्फाई हो जाएगा तो आपको एक नई डेट दे देगा कि भाई तब आ जाना। और साथ में कोर्ट चाहे तो आपके ऊपर कॉस्ट भी लगा सकते हैं कि भाई आपकी गलती से जो भी नुकसान हुए हैं पार्टी के वो आपको देने होंगे। कोर्ट प्रोसीडिंग में जो नुकसान हुआ है, सामने वाली पार्टी के तो कोई नुकसान हुआ है, कोई अन्य शर्त लगाना चाहे कोर्ट वो लगा सकता है। ठीक है, सेकंड हमारा क्या था कि ऐसा कोई भी सेटिस्फाइड करने का आवेदन एक्सेप्ट तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि विपक्ष पार्टी को ऐसा नोटिस ना मिल गया हो कि भाई ऐसा आवेदन भी आया है कोई। ठीक है, तो रूल 9 हमारे यहाँ पे क्लियर होता है। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, कोई और स्पेसिफिक ऑर्डर पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, कोई रूल कोई नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट डाल सकते हो, मैं उसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके आपको वीडियो बना दूंगा। रूल 10 बात करता है वादी के बारे में, यानी कि जब एक से अधिक वादी हो और कुछ वादी उपस्थित हों कोर्ट में और कुछ लेकिन आए नहीं हैं, अनुपस्थित हैं। मान लीजिए 10 प्रतिवादी हैं, वादी हैं, 5 कोर्ट में हाजिर हैं और 5 कोर्ट से गायब हैं, मतलब आए नहीं हैं। ठीक है, तो उस केसेस में क्या होगा केस का, समझो कि यदि किसी वाद में एक से अधिक वादी हो और उनमें से कुछ वादी हाजिर हों कोर्ट में और कुछ आए नहीं हो, अनुपस्थित हों, तो क्या होगा, तो अदालत जो है उपस्थित वादियों के कहने पर, आग्रह पर यह अनुमति दे सकता है। क्या अनुमति दे सकता है कि मुकदमा ऐसे व्यक्तियों ऐसे आगे बढ़ाया जाए जैसे कि सभी वादी हाजिर हों। यानी कि मान लीजिए 10 वादी हैं, 5 कोर्ट में हाजिर हैं, 5 गायब हैं। ठीक है, तो कोर्ट बाकी जो प्रेजेंट हैं कोर्ट में वो एक आग्रह करते हैं कोर्ट से कि साहब हमारा जो सूट है वो चलने दीजिए, किसी के ना आने से हमारे ऊपर नुकसान ना डालिए, ऐसा करके कुछ आग्रह करते हैं और कोर्ट मान जाता है। तो उस केस में ये लोग क्या मांगते हैं कि मुकदमा ऐसे ही मान लिया जाएगा जैसे कि सभी वादी आए हों, 10 की 10 कोर्ट में हाजिर हों, यही मान लिया जाएगा, या फिर अन्य कोई उपयुक्त आदेश पारित कर सकता है जो वह ठीक समझता है कोर्ट। ठीक है, एग्जाम्पल समझो क्लियर होगा कि यदि किसी केस में 3 वादी हैं ABC, ठीक है, AB तो कोर्ट में हाजिर है लेकिन C वाला गायब है, अब क्या होगा, तो न्यायालय यह निर्णय दे सकता है कि मुकदमा AB के लिए साथ बढ़े और मानो C उपस्थित हो, ये तो है ही, इनके लिए साथ साथ बढ़ता रहेगा, और ये भी मान लिया जाएगा कि C भी कोर्ट में हाजिर है। ठीक है, या फिर अदालत कोई विशेष आदेश दे सकता है, जैसे कि C को अलग कर देना ताकि वो अलग से दावा कर सके,
सी को सेपरेट कर दिया, भाई तुम अलग से क्लेम कर लेना अपना, ठीक है। तो ये भी कर सकता है कोर्ट, या फिर उस पर कॉस्ट लगा सकता है, तुम नहीं आए हो भाई, ठीक है, कि जो हमारा सूट है उसमें कई वादी हैं, उनमें से कुछ तो हाजिर हैं, कुछ अनुपस्थित हैं। तो जो हाजिर हैं वो कोर्ट में आग्रह कर सकते हैं कि भाई हमारा सूट आगे चलने दिया जाए, और कोर्ट उसको ऐसे ही चलने दिया जाएगा जैसे कि सभी जो वादी हैं कोर्ट में हाजिर हों, ठीक है। या फिर अन्य कोई आदेश पारित कर सकता है जो वह ठीक समझता है। रूल 11 पे, रूल 11 बात करता है कि जब एक से अधिक प्रतिवादी हों, हमने ऊपर पढ़ा कि जब एक से अधिक वादी हों, और यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक से अधिक प्रतिवादी हों, कुछ प्रतिवादी हाजिर हों, कुछ प्रतिवादी अनुपस्थित हों, तो क्या होगा, यदि प्रतिवादियों की संख्या एक से ज़्यादा है और उनमें से एक या अधिक प्रतिवादी कोर्ट में खड़े हुए हैं और बाकी बचे हुए जो डिफेंडेंट हैं वो आए ही नहीं हैं, तो जो वाद की कार्रवाई जारी हैं वो जारी रहेंगी, और न्यायालय निर्णय सुनाते समय अनुपस्थित प्रतिवादियों के संबंध में ऐसा आदेश दे सकता है जैसा वह ठीक समझता है। यानी कि बाद कार्रवाई जारी रहेंगी, यानी कि कुछ 5 डिफेंडेंट आए हैं, 5 डिफेंडेंट गायब हैं, तो बाद की कार्रवाइयाँ तो चलती रहेंगी, लेकिन जब निर्णय सुनाते समय अनुपस्थित प्रतिवादियों के संबंध में कोई कोर्ट है कोई ऐसा आदेश भी दे सकता है जो वह ठीक समझता है, जैसे कि एक्स पार्टी ऑर्डर कर दे बाकी लोगों के लिए जो आए नहीं थे 5, ठीक है, या फिर बाकी 5 लोगों के लिए समन जारी करने के लिए कह सकता है कि वह उनको बुलाया जाए। तो ये कोर्ट के ऊपर डिसाइड है कि वो क्या करना चाहता है। रूल 10 तो हमने क्लियर देख लिया कि वादी के लिए बात करता है, एक से अधिक वादी हो, और 11 बात करता है कि एक से अधिक प्रतिवादी हो। तो यहाँ पर सिर्फ आपको ये दोनों में डिफरेंस देखना है कि यहाँ पे तो जो कार्रवाई हैं ऐसे ही लगेंगी जैसे कि बाकी सभी लोग कोर्ट में हाजिर हों, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर रहा था, जो नहीं हैं उनके लिए एक्स पार्टी ऑर्डर कर सकता है, यहाँ पर उन्हें समन जारी कर सकता है, लेकिन कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। अगर कोई प्रतिवादी आया है और कुछ प्रतिवादी नहीं आए हैं, कार्रवाई तो चलती रहेंगी, लेकिन एक्स पार्टी दिया जा सकता है, बस इतना याद रखना, ठीक है। रूल 12 है, रूल 12 हमारा बात करता है कि जब किसी पक्षकार को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया गया हो और वह व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है। एक्चुअली क्या है, कोर्ट एक व्यक्ति को ऑर्डर देता है कि आपको पर्सनली 1 तारीख को 1 अप्रैल को कोर्ट में हाजिर होना है, और वो व्यक्ति क्या करता है, हाजिर नहीं होता है। तो अब प्रोसेस क्या होगी उसकी बात ये रूल में बात कर रहा है, रूल 12 में, कि उस केसेस में क्या प्रोसेस अपनाई जाएगी। चलिए देखते हैं भाई कि जहाँ कोई वादी है या फिर प्रतिवादी है, जैसे पर्सनली कोर्ट में हाजिर होने का ऑर्डर दिया है कोर्ट ने, ठीक है, और वह ना तो खुद उपस्थित होता है, यानी कि स्वयं ना तो खुद उपस्थित होता है, ना ही अपनी अनुपस्थिति का कोई पर्याप्त कारण कोर्ट को बताता है कि मैं आया नहीं था और इस कारण से मैं आ नहीं पाया। ना तो तुम खुद आते हो, ना ही कोई अपना कारण बताते हो कि मैं इस कारण से नहीं आ पाऊँगा, तो उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा, यानी कि जो व्यक्ति आएगा नहीं उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा जैसा कि कुछ अनुपस्थित पक्षकारों के साथ किया जाता है, जैसा कि अन्य अनुपस्थित पक्षकारों के साथ किया जाता है। जैसे कि क्या, जैसे कि अगर तुम नहीं आते हो तो अगर डिफेंडेंट नहीं आता तो उस केस में क्या होता है, एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाता है, और अगर वादी का बैठ रहा है तो बात खारिज हो जाता है। तो उसके प्रकार से उस प्रकार से ही उसके साथ व्यवहार किया जाएगा जिस प्रकार से तुम अनुपस्थित रहती हो। यदि वादी हो तो आपका खारिज हो जाएगा, और अगर तुम डिफेंडेंट हो तो आपका एक्स पार्टी भी हो सकता है। तो इसलिए आपको व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का ऑर्डर दिया जा रहा है कोर्ट के द्वारा, तो आपको व्यक्तिगत रूप से हाजिर ही होना होगा, ठीक है। और नहीं आ पाते हो तो आपको एक सफिशिएंट रीज़न कोर्ट को बताना पड़ेगा, और दोनों ही आप काम नहीं करते हो तो उस केसेस में आपके अगेंस्ट में ये 2 तरह के ऑर्डर हो सकते हैं। एक्स पार्टी हो सकता है अगर आप डिफेंडेंट है, और अगर आप वादी हैं तो उस केस में बाप का जो वाद है वो खारिज हो सकता है। एग्जाम्पल समझो इसका तो क्लियर हो जाएगा। कोर्ट ने वाद में वादी को निर्देश दिया है कि वह अगली तारीख को, मान लीजिए 5 अप्रैल को, व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का ऑर्डर दिया है, ठीक है। लेकिन अब ये क्या करते हैं, वादी ना तो खुद उपस्थित होता है और ना ही कोई पर्याप्त कारण कोर्ट को बताता है कि मैं इसलिए नहीं आ पाऊँगा या फिर नहीं आया। तो कोर्ट क्या करता है, रूल 12 के अनुसार उसके खिलाफ रूल 3 और रूल 4 या फिर अन्य उपयुक्त नियमों के अनुसार, जैसे कि वाद खारिज कर दिया जाना, अगर डिफेंडेंट हो तो उस केसेस में आपके अगेंस्ट में एक पक्षीय आदेश यानी कि एक्स पार्टी निर्णय भी कोर्ट आपके अगेंस्ट में दे सकता है।
तो ये दो तरह के ऑर्डर आपके अगेंस्ट में दिए जा सकते हैं। अगर आपको बुलाया जाता है पर्सनली तो आपको पर्सनली जाना होगा, अगर नहीं जा सकते तो आपको एक सफिशिएंट रीज़न कोर्ट को बताना होगा। ठीक, तो ये रूल हमारे यहाँ पे क्लियर होता है 12। तो आज का जो रूल है, रूल 13 ऑर्डर 9 का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा। अगर आप पढ़ते हो तो भाई मज़ा आ जाएगा बिल्कुल, एक तरह से मैं कहूँ तो। ठीक है, इसकी हेडिंग पढ़ो तो मज़ा आएगा कि प्रतिवादी के अगेंस्ट में कोई एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया है। अब जो डिफेंडेंट है उसको सेटिसाइड कराने का प्रोविज़न इसमें बात की गई है कि उसे सेटिसाइड कराना चाहता है, यानी कि रद्द कराना चाहता है, तो उसे कैसे कराएगा, उसी के बारे में ये रूल 13 बात करता है कि डिफेंडेंट के केस में, डिफेंडेंट के अगेंस्ट में कोई एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया। अब उस एक्स पार्टी ऑर्डर को कोर्ट सेटिसाइड कराना चाहता है कोर्ट के द्वारा, तो वो उस ऑर्डर को आप सेटिसाइड करा सकते हो। कौन करा सकता है? डिफेंडेंट। अब उसकी प्रोसेस क्या होगी, वो रूल 13 बात करता है। तो चलिए रूल 13 को क्लियर करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से पढ़िएगा। रूल 13 का हेडिंग हमारा कहता है कि प्रतिवादी के विरुद्ध कोई एक्स पार्टी डिग्री हो गई है। ठीक है, अब उसको निरस्त यानी कि सेटिसाइड करने के प्रोविज़न यहाँ पर रूल 13 में बात की गई है। चलिए पढ़ते हैं कि यदि किसी मुकदमे में, किसी सिविल केसेस में प्रतिवादी के अगेंस्ट में कोई एक्स पार्टी डिग्री पारित कर दी है कोर्ट ने। ठीक है, मान लीजिए। अब एक्स पार्टी क्यों होता है वो आपने पढ़ा होगा भाई स्टार्टिंग में, कि वादी ने सूट फाइल किया लेकिन जो डिफेंडेंट है वो कोर्ट में हाजिर नहीं होता है, आपको 2-3 नोटिस भी भेज दिए, समन भेज दिए, आप तब भी नहीं आए, तो उस केसेस में कोर्ट क्या करे, एक्स पार्टी ऑर्डर कर देता है। अब बाद में इन डिफेंडेंट भाई साहब को होश आता है कि भाई ये तो कांड हो गया, इनको बाद में होश आए, अब ये कोर्ट में वापस आते हैं कि भाई मेरी जो ऑर्डर हुआ है मेरे अगेंस्ट में उसको सेटिसाइड कर दिया जाए। तो वो कैसे होगा, उसी का प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके अगेंस्ट में एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया तो वह उस कोर्ट में, कौन से कोर्ट में, उस कोर्ट में आवेदन करना होगा। किसको? डिफेंडेंट को आवेदन देना होगा कि भैया मेरे से गलती हो गई, मैं नहीं आ पाया था। तो ये सब नौटंकी आपको करनी पड़ेगी, आवेदन देना पड़ेगा। कहाँ पे? जिसने वह डिग्री पारित की है, जिस कोर्ट ने वो डिग्री पारित की है उसमें आपको डिफेंडेंट को आवेदन देना होगा कि वह डिग्री को निरस्त किया जाए। ठीक है, समझो कि न्यायालय वह डिग्री रद्द कर देगी। यहाँ पे करना है कोर्ट को, कंपलसरी है कोर्ट को करना। मैं सेल लिख लेता हूँ भाई, मेरे को डाउट क्लियर हो जाता है। ठीक है, कि न्यायालय को जो डिग्री है, एक्स पार्टी डिग्री है, उसको रद्द करना होगा। किस केसेस में? यदि जो डिफेंडेंट है कोर्ट में ये साबित कर देता है कि मेरे को जो समन भेजे गए थे वो मेरे को मिले ही नहीं थे, मेरे को पता ही नहीं था कि मेरे अगेंस्ट में कोई सूट चल रहा है, यानी कि ड्यूली विधि पूर्वक समन की उसके पास तामील नहीं हो पाई थी। उस केसेस में आप अगर कोर्ट में आवेदन दे के ये बताते हो कि मेरे को भाई ड्यूली सर्व यानी कि विधि पूर्वक समन मिला ही नहीं है, तो मैं कैसे हाजिर हो जाऊँगा, तो उस केसेस में आपकी जो डिग्री आपके अगेंस्ट में उसको रद्द कर देगा, कंपलसरी है करना। ठीक है, सेकंड समझो कि वह कोर्ट में उपस्थित होकर किसी कारण सफिशिएंट कॉज देता है, यानी कि पर्याप्त कारण कोर्ट को बताता है कि भैया मैं तो बीमार था, मैं तो आ ही नहीं सकता था, मेरे पैर टूट गए थे, मैं ये हो गया था, मेरा वो हो गया था। कोई पर्याप्त कारण कोर्ट को बताता है तो कोर्ट को आपके अगेंस्ट में जो डिग्री है उसको रद्द करना होगा, एक्स पार्टी डिग्री को, कंपलसरी है। ठीक है, अब समझो आगे कि न्यायालय डिग्री को शर्तों के साथ निरस्त भी कर सकती है। न्यायालय चाहे तो जो आपके अगेंस्ट में एक्स पार्टी हुआ है उसमें कुछ शर्तें जोड़ के उसको रद्द कर सकती है। अब कौन सी शर्तें? कि जो डिफेंडेंट को उसके अगेंस्ट में कोई कॉस्ट लगा दे कि भाई तो तेरी गलती की वजह से जो वादी का नुकसान हुआ है वो तो नहीं झेला जाएगा, कोर्ट का नुकसान हुआ है, तो आपके अगेंस्ट में कॉस्ट भी कोर्ट लगा सकता है, या फिर अन्य उपयुक्त शर्तें भी लगा सकता है जो कोर्ट ठीक समझता है। ठीक है, यहाँ तक आपका पूरा क्लियर हो गया होगा, डाउट बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। अब हम प्रोवाइज़ो पे बात करते हैं। फर्स्ट प्रोवाइज़ो, सेकंड प्रोवाइज़ो, दो प्रोवाइज़ो यहाँ पे दिए हैं, यानी कि परंतु। ठीक है, पहला प्रोवाइज़ो कहता है कि यदि, ये होता है अपवाद होते हैं भाई, कि समझो इनका मैटर क्या है, परंतु यदि डिग्री ऐसी है जिसे सिर्फ एक प्रतिवादी के विरुद्ध रद्द नहीं किया जा सकता, यानी कि डिग्री ऐसी है कि उसमें 2-3 पार्टी हैं लेकिन एक पार्टी के अगेंस्ट में उसको रद्द नहीं कर सकता कोर्ट, ऐसी डिग्री है, तो उसे सभी या उनमें से किन्हीं प्रतिवादियों के विरुद्ध भी रद्द कर सकती है। एक प्रतिवादी के विरुद्ध रद्द नहीं किया जा सकता है तो सभी के अगेंस्ट भी उसको रद्द कर सकता है कोर्ट चाहे तो।
या फिर उनमें से किसी प्रतिवादी के विरुद्ध भी रद्द कर सकती है। एक डिक्री है, उसमें 10 लोग हैं मान लीजिए, तो सिर्फ एक के अगेंस्ट में रद्द नहीं कर सकती, तो वो सभी के अगेंस्ट में भी रद्द कर सकती है और किन्हीं लोगों के अगेंस्ट भी रद्द कर सकती है। फर्स्ट प्रोवाइजो हमारा ये कहता है। सेकंड प्रोवाइजो हमारा कहता है कि यदि समन की सेवा यानी कि समन की तामील में कोई गलती हुई है, त्रुटि हुई है, लेकिन 2 सेकंड रुकिएगा, कोई त्रुटि हुई है परंतु न्यायालय को अरे यार 2 सेकंड रुकिएगा, कहाँ गया, परंतु न्यायालय को यह संतुष्टि हो जाए कि प्रतिवादी को मुकदमे की तारीख की जानकारी थी, कोर्ट को सेटिस्फाई कर देती है पार्टी दूसरी वाली कि भाई इसको तो पता था, इसके अगेंस्ट में सूट फाइल है, और फिर वह उस कोर्ट में हाजिर हो सकता था, उसके पास इतना समय भी था। तो सिर्फ इस समन की गलती के आधार पर तुम कोर्ट में ये नहीं कह सकते, यानी कि डिफेंडेंट ये नहीं कह सकता कि मेरे को समन तो मिला ही नहीं था, मेरी गलती थी, जबकि आपको पता था, कोर्ट ने साबित किया सामने वाली पार्टी ने कि इनको पता था, इनके पास समय भी पर्याप्त था कि ये आ सकते थे। तो सामने वाला जो डिफेंडेंट है समन की गलती के आधार पर अपनी डिग्री, अपने जो उसके अगेंस्ट में जो डिग्री हुई है उसको रद्द कराने के लिए आवेदन नहीं कर सकता इस आधार पे। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन समझ लो। एक्सप्लेनेशन है, अगर आपने एक्स पार्टी डिग्री के अगेंस्ट में सीधे अपील कर दी है, डिफेंडेंट के अगेंस्ट में कोई एक्स पार्टी डिग्री हो गई, ठीक है, अब उसने क्या किया, उसका आवेदन नहीं किया, उसने डायरेक्ट अपील मार दी हायर कोर्ट में, अपील उसने कर दी और वह अपील कोर्ट ने स्वीकार कर ली हो, या तो कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली हो अपीलाट कोर्ट ने, या फिर अपीलाट कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया हो, या फिर जो अपीलाट कोर्ट है किसी आधार पर उसको मेरिट पे उसने फाइनल कर दिया हो, तय कर दिया हो अपील को, तो अब आप उसी डिग्री को हटाने के लिए, सेट असाइड कराने के लिए ऑर्डर 9 रूल 13 के अगेंस्ट में कोई आवेदन जो लोअर कोर्ट था जिसने डिग्री पारित की थी उसमें आप आवेदन नहीं कर सकते हो। यहाँ पे बार किया गया है भाई क्लियरली कि अगर आपने उल फुला के अपने ऑर्डर की अपील मार दी है हायर कोर्ट में, तो अब आप वापस आते हो लोअर कोर्ट में, किस लिए कि भाई रद्द कर दो। रद्द क्यों करते हैं, जब आप चौधरी बन के हायर कोर्ट में चले गए हो, वही सीधी बात है कि अगर आप हायर कोर्ट में चले गए हो और उसने ऑर्डर स्वीकार कर लिया हो तो आप अपील नहीं कर पाओ, वो आवेदन नहीं कर पाओगे सेट असाइड का। उसने खारिज भी कर दिया हो अपीलेट कोर्ट ने, तब भी आप आवेदन नहीं कर पाओगे सेट असाइड का। अगर उसने मेरिट पर डिसाइड भी कर दिया हो आपकी अपील को, तब भी आप उस पुराने डिग्री के ऑर्डर को रद्द करने के लिए आवेदन लोअर कोर्ट में नहीं कर सकते हो। सिर्फ एक कंडीशन है आप कर सकते हो, वो कौन सी कंडीशन है, अगर आपने वह अपील जो आपने अपील की है वह अपनी मर्जी से विड्रॉ कर ली हो। अगर जो डिफेंडेंट है उसने जो अपील की थी उसने डिसाइड नहीं होने दी, ना उसने एक्सेप्ट होने दी, एक्सेप्ट होगी मान लीजिए, लेकिन उसने विड्रॉ कर ली अपनी अपील को बिना डिसाइड हुए, ठीक है, अगर आपने विड्रॉ कर ली तब आप रूल 13 के अगेंस्ट जाके अपने ऑर्डर को रद्द करवाने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हो। एक छूट आपको दे दी गई है। ठीक है भाई, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी कर दिया करो, बड़ी मेहनत से बनाता हूँ मैं। ठीक है, तो क्लियरली समझ में आ गया होगा कि अगर विड्रॉ आप करते हो अपील को तो उस केसेस में आपको परमिशन है कि आप रूल 13 का आवेदन देके अपनी जो डिग्री आपके अगेंस्ट में एक्स पार्टी हुई हो आप उसको रद्द कराने का आवेदन दे सकते हो। अब कोर्ट के ऊपर डिसाइड है कि आप अपने ग्राउंड बताते हो तो कोर्ट आपको रिलीफ भी दे देगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने लिख लिया है, एग्जाम्पल भी पढ़ लो। ए ने बी के खिलाफ वसूली का मुकदमा दायर किया। ठीक है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है भाई, आप खुद पढ़ लो, पैसे तो ज़रूरत है ही नहीं इसकी, इतनी अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया है, लेकिन मैं छोड़ दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेके इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा रूल 13 क्लियर हो गया कि एक्स पार्टी अगर किसी डिफेंडेंट के अगेंस्ट में एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाता है तो आप उसको सेट असाइड भी करा सकते हो। किस ग्राउंड पे कराना है वो मैंने बता दिया है, कब आवेदन आप नहीं कर सकते हो वो भी मैंने आपको बता दिया है। कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो भाई पसंद आती है तो लाइक करना भाई, सब्सक्राइब भी करना। कोई और ऑर्डर पढ़ना चाहते हो तो भाई मेरे को कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो CPSC का ऑर्डर 9 हमारा चल रहा था, आज हम ऑर्डर 9 का आखिरी रूल पढ़ने वाले हैं जो है रूल 14। रूल 14 हमारा बात करता है कि जो प्रतिपक्ष है
यानी कि सामने वाली पार्टी है को नोटिस दिए बिना आप डिग्री को सेट असाइड नहीं करा सकते या फिर नहीं की जाएगी। समझिए क्या मैटर कहता है कि कोई भी डिग्री रूल 13 के अगेंस्ट में, रूल 13 हमने पढ़ा था जिसमें एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया था, तो रूल 13 के अंतर्गत तब तक उसको सेट असाइड नहीं कर सकता कोर्ट जब तक कोर्ट सामने वाली अपोजिट पार्टी को आवेदन की सूचना प्रतिपक्ष पार्टी को ना दे दे। यानी कि कोर्ट के पास आता है एप्लीकेशन कोई एक्स पार्टी ऑर्डर को रद्द करने का, ठीक है, तो कोर्ट उस एक्स पार्टी ऑर्डर को रद्द तब तक नहीं करेगा जब तक कि वो सामने ऑपोजिट पार्टी को ये नहीं बता दे कि भाई मेरे पास एक एप्लीकेशन आई है ऑर्डर 13 के अंतर्गत कि उसे रद्द कर दिया जाए। तो आप रद्द तब तक नहीं करेगा कोर्ट जब तक कि आप सामने वाली पार्टी को नोटिस ना दे दो कि भाई ऐसा ऐसा ऑर्डर आए, तब उस पार्टी को सुना जाएगा सामने वाली पार्टी को, उसके बाद ही आपकी ऑर्डर की जो उसको रद्द किया जा सकता है, अन्यथा उसको रद्द नहीं किया जाएगा। एग्जांपल समझ लो, क्लियर हो जाएगा कि ए ने बी के खिलाफ मुकदमा किया, बी कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ, कोर्ट ने एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया, बाद में बी रूल 13 के तहत कोर्ट में हाजिर होता है, विनती करता है, गिड़गिड़ाता है कि भैया गलती हो गई, आवेदन देता है, सेटिस्फाइड कर दो मेरी अगेंस्ट में जो डिग्री हुई है। अब कोर्ट तुरंत डिग्री रद्द नहीं करेगी, ठीक है, क्यों नहीं करेगी, सुनो भाई, पहले ए को नोटिस भेजेगी कि भैया एक जो आपके फेवर में जो डिग्री हुई है वो सामने वाली पार्टी वापस आ गई है, अब क्या करें बताओ। तो इनसे पूछेगी कोर्ट, जिसके फेवर में डिग्री हुई है उसको नोटिस देगी। अब ये भाई साहब चौधरी बन के आएंगे कोर्ट में, ठीक है, इनको बुलाया गया है नोटिस देके, बी ने ऐसा आवेदन किया है, ठीक है, ए को मौका मिलेगा कि वह अपना पक्ष रखे, ए को मौका दिया जाएगा कि भाई अब आप बोलो, ये नहीं आए थे, अब आपके पास मौका है, आप क्या अपना तर्क रखते हो, ठीक है। फिर कोर्ट दोनों पक्षों को सुनकर फैसला करेगी। क्लियर हो गया होगा? कोई डाउट हो तो पूछ लेना भाई, इसमें डाउट होगा ही नहीं, इतनी अच्छे तरीके से लिखा है मैंने कि यानी कि एक्स पार्टी ऑर्डर को रद्द जब भी आप करोगे तो सामने वाली पार्टी को नोटिस दोगे, और नोटिस देने के बाद उस पार्टी को सुनने के बाद ही आप उस ऐसे ऑर्डर एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करोगे या फिर उस आवेदन के आधार पर आप उस डिग्री को रद्द करोगे। तो आपको पहले सामने वाली पार्टी को सुनना होगा, नोटिस को देना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कोई एक्शन ले सकते हो रूल 14 में। तो हमारा ऑर्डर 9 कंप्लीट होता है। कोई और ऑर्डर पढ़ना हो तो आप मेरे को बताना, ठीक है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कोई और चीज़ भी पढ़ना चाहो, जो भी पढ़ना चाहो मेरे को कमेंट करना, तो हम उसको ज़रूर पढ़ेंगे। थैंक यू, पसंद आए तो।